स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैकेनिक्स में जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्रिक्शन। तो अपन फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सिंपल एग्जांपल है कि मैंने एक ब्लॉक है एम मास का और उसको रफ सरफेस पर रखा हुआ है। अब इसको मैं अगर समझना चाह रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो फॉर द मोमेंट मैंने देखा कि एक तो इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और उसकी वजह से क्या कर रहा है, ये फ्लोर को प्रेस कर रहा है। तो फ्लोर क्या कर रहा है, इस पे एक अपवर्ड रिएक्शन लगा रहा है ब्लॉक पर, किस डायरेक्शन में, ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जब फ्लोर ने इस ब्लॉक पर अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इतना ही फोर्स क्या करेगा, ये ब्लॉक फ्लोर पर लगाएगा। तो फिलहाल से जो अपने को फोर्स देखने हैं वो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एन और एम जी। और आपको यह इजीली पता चल रहा है कि ये दोनों बैलेंस्ड है और जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। लेकिन अब मैंने जो सेकंड डायग्राम बना रखा है उसमें मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि आई एम ट्राइंग टू पुश द ब्लॉक इन राइट डायरेक्शन। मैं इसको इधर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स ब्लॉक इज एट रेस्ट। अभी भी ब्लॉक क्या रेस्ट पर बना हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ और इन स्पाइट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, ये रेस्ट पर बना हुआ है। तो फिर मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने ये डायग्राम देखा कि एक तो इस पर mg फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स क्या कर रहा है, इस पर n एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स जो F है मैंने लगाया वो राइट डायरेक्शन में। और ये मेरे को दिख रहा है कि ये तो बैलेंस है ही, लेकिन अगर ये अनबैलेंस रह जाता तो ये राइट डायरेक्शन में क्या हो जाता, डिस्प्लेस हो जाता। लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और जो बैलेंसिंग फोर्स है उसको अपन बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो फ्लोर ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया, और जो ब्लॉक ने फ्लोर पर लगाया वो राइट डायरेक्शन में लगाया। तो यहाँ से अगर आपको फ्लोर पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फ्लोर पर तो एक एन एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और एक एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और अगर मैं ब्लॉक पर देख रहा हूँ तो ब्लॉक पर अब चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक mg एक्ट कर रहा है, एम, और एक n एक्ट कर रहा है, और एक मैंने जो अपना एफर्ट्स लगाया f वो एक्ट कर रहा है, और एक fs एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा तो ये f और fs क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो अगर जब कोई भी ब्लॉक रेस्ट पर है तो आपको इजीली पता लग सकता है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा। अब मैंने एक डिफरेंट सिचुएशन लिए, उसमें मैंने देखा कि ये एक फोर्स है, एक ब्लॉक है यहाँ पर थर्ड केस में, और वो राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैंने इस पर देखा कि इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड और एक n दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन मेरे को पता चल रहा है कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो विजिबल फोर्स है अभी फिलहाल से वो n और mg है, दे आर वर्किंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक फोर्स सपोज किया है और वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, और उसको मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो सरफेस पर किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सरफेस पर अगेन दो फोर्स लग रहे हैं, एक पे F के एंड N। अब जब अपन इसको समझ रहे हैं तो अब अपन को एक आइडिया आ गया कि जब ब्लॉक रेस्ट पर है और अपन उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स वो अभी भी रेस्ट पर है। तो इस सिचुएशन में जो पॉसिबल फोर्स होगा, वन ऑफ देम पॉसिबल फोर्सेज, कई सिचुएशन हो सकती हैं और भी फोर्सेज हो सकते हैं, मैं अपन बताएंगे। लेकिन वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि और कोई फोर्स नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो इसको बैलेंस कर रहा है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है
तो एफ और एफ एस क्या हो जाएंगे इक्वल, सो आई राइट एफ एस इक्वल टू एफ। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इस एफ को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं धीरे 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 इंक्रीज करता जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपना एफर्ट्स लेवल बढ़ा रहा हूँ तब भी ये क्या रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है जो एफ एस है वो भी क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करता जा रहा है। लेकिन ऐसा बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। जब अपन अपने एफर्ट लेवल बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आई एम सक्सेसफुल टू डिस्प्लेस द ब्लॉक। आप क्या कर जाओगे, ब्लॉक को डिस्प्लेस कर जाओगे। इसका मतलब है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक लिमिट तक ही बढ़ रहा है और उसके बाद क्या हो गया, ये एफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा और फिर ब्लॉक क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जब मैंने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही बढ़ता है और उस मैक्सिमम वैल्यू को मैं एफ एस मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एफ एस मैक्स से रिप्रेजेंट किया और एफ एस मैक्स क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो 0 से लेके एफ एस मैक्स तक इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है आपको उसकी रेंज मिल गई, तो आपको ये पता पड़ गया कि उसकी अपर लिमिट ये है और उसकी लोअर लिमिट ये है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये एफ एस मैक्स एक्ट करेगा, इट विल बी इन बिटवीन ऑफ 0 टू एफ एस मैक्स। अब ये एफ एस मैक्स मैंने बताया कि ये होता कितना है, तो फिर एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चला कि जो एफ एस मैक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एस मैक्स का है प्रोपोर्शनल है एन के, और जब अपन ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया दैट इज कॉल्ड म्यू एस, और म्यू एस को क्या बोलते हैं अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एस मैक्स आएगी इक्वल है म्यू एस एन के। अब अपन इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपन कुछ इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब अपन 1 बाय 1 इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं और उन इलिस्ट्रेशन के थ्रू अपन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक इलिस्ट्रेशन ले रखा है और उस इलिस्ट्रेशन में मैंने एक 20 kg का ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस कर रखा है और फ्रिक्शन का सरफेस जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस दैट इज इक्वल टू 0.6। अब अपन चेक करेंगे कि वेदर ब्लॉक विल डिस्प्लेस और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं और कौन से फोर्स एक्ट कर सकते हैं उनको डिनोट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता है कि एक तो इस पर एम जी एक्ट कर रहा है और एम जी का इक्वल है 20 जी के और 20 जी का इक्वल है 200 न्यूटन के, और एन और एम जी बैलेंस्ड है। तो इससे मेरे को एन पता चल गया कि एन की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, और आपको पता है कि एफ एस मैक्स का इक्वल होता है म्यू एस एन के। सो म्यू एस इज 0.6 एंड एन इज 200 न्यूटन, सो एफ एस मैक्स इज 120 न्यूटन। अब इस तरीके से आपको पता चल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स की रेंज क्या है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की रेंज है 0 से लेके 120 न्यूटन तक। मीन्स फ्रिक्शन क्या कर सकता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अगर बैलेंस करना होगा तो ये 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है, 120 न्यूटन तक। तो यहाँ पर मैंने कितने फोर्स से डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, 50 न्यूटन से, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 50 न्यूटन, लेकिन ये जा सकता है 120 न्यूटन तक। तो अभी रिक्वायरमेंट कितनी की है, 50 न्यूटन तक न्यूटन की। तो जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो कितना करेगा, वो 50 न्यूटन एक्ट करेगा। सिंपल है। अब मैंने एक दूसरा इलिस्ट्रेशन लिया है, उस इलिस्ट्रेशन में मैंने फोर्स जो है उसको इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। इट इज सम पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स, और कितने एंगल पर एक्ट कर रहा है, 37 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, और कोस जो 37 होता है दैट इज 4/5, और साइन 37 जो होता है दैट इज 3/5। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस पर कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे पहले आपको इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने देखा कि एक तो है एम जी दैट इज 200 न्यूटन,
एक एन एक्ट कर रहा है और आपने इसको रिजोल्व किया। किसको रिजोल्व किया आपने? एफ को। तो एफ के दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट तो कितना है एफ कोस 37 और एक कंपोनेंट कितना है एफ साइन 37। तो जो एफ कोस 37 है वो 100 इंटू 4/5 हो गया, दैट इज 80 न्यूटन, और जो एफ साइन 37 है दैट इज 60 न्यूटन। अब आपने चेक किया कि जो एफ एस मैक्स होगा मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए एफ एस मैक्स का इक्वल होता है म्यू एस एन के। म्यू एस आपको गिवन है दैट इज 0.5। अगर आपको एन का पता चल जाए तो देन यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एन जब आपने देखा कि एन काय के इक्वल होगा तो आपने देखा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसेस है, और फोर्स को अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस किया है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एन काय के इक्वल है 60 प्लस 200, सो एन इज इक्वल टू 260 न्यूटन। अब आपने एफ एस मैक्स की वैल्यू लिखी, एफ एस मैक्स का इक्वल है म्यू एस एन के, और म्यू एस कितना है 0.5 एंड एन इज 260 न्यूटन, सो इट इज 130 न्यूटन। तो इस तरीके से आपको क्या पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स की रेंज पता चल गई। मींस फ्रिक्शन फोर्स कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0 से लेके 130 न्यूटन तक हो सकती है। लेकिन जब आपने यहाँ पर देखा कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है जो कि इसको क्या कर रहा है डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वैल्यू खुद की कितनी है 80 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन जा तो 130 तक जा सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए इसको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो 80 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एफ एस का इक्वल है 80 न्यूटन के इक्वल है। अब अपन कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए, समझने के लिए एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। अब इस इलस्ट्रेशन में मैंने एक 10 kg का ब्लॉक ले रखा है और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज 0.5। इस पर मैं एक पुल टाइप ऑफ फोर्स लगा रहा हूं एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम ओरिजेंटल। अब मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ नीडेड टू डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो अब अपने को ये निकालना है कि एफ की कम से कम क्या वैल्यू हो जिससे कि अपन इस ब्लॉक को इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर पाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं और कौन सा फोर्स है जो कि इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने एफबीडी बनाया इसका, और इस एफबीडी में मैंने दिखाया कि मेरे को पता चल रहा है कि एक तो एमजी एक्ट कर रहा है नीचे और वो कितना 100 न्यूटन, एक इससे फ्लोर को प्रेस कर रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक ओरिजेंटल कंपोनेंट है दैट इज एफ कोस 37 और एक वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज एफ साइन 37। तो अब आपको बाय ऑब्जर्वेशन ये पता चल रहा है कि जो एफ कोस 37 है दैट फोर्स इज ट्राइंग टू डिस्प्लेस द ब्लॉक। तो अगर इस ब्लॉक को अपन डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं तो एफ कोस 37 क्या होना चाहिए, या तो एफ एस मैक्स से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तभी क्या कर पाएगा ये इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एफ कोस 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, और आपको पता है कि एफ एस मैक्स का इक्वल होता है एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एन। तो एफ कोस 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एन, और एन का इक्वल है। यहाँ पर एन को चेक करने के लिए मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज देखे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज क्या है, एन प्लस एफ साइन 37 किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी से बैलेंस हो रहा है। तो एक इक्वेशन मैंने लिख दी, एन प्लस एफ साइन 37 इक्वल टू एम जी, और एन का इक्वल हो गया एम जी माइनस एफ साइन 37 के इक्वल हो गया। इस तरीके से मेरे को दो इक्वेशन मिल गई, एक तो एफ कोस 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 37। तो मैंने एन की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। सो आई गेट द इक्वेशन एफ कोस 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन 37। इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया, इस म्यू
एफ साइन 37 को इधर ले गया तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और इट बिकम्स एफ कोस 37 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू एफ साइन 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। नाउ मैंने क्या किया कि इसमें से एफ को कॉमन ले लिया और इस पार्ट को डिवाइड कर दिया। सो एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कोस 37 प्लस म्यू साइन 37। नाउ आई पुट द ऑल वैल्यूज। तो मैंने जब ऑल वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर एफ मिनिमम क्या हो गया, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, एफ मिनिमम काय के इक्वल हो गया म्यू एम जी अपॉन कोस 37 प्लस म्यू साइन 37। अब मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया बेटा। एफ मिनिमम में म्यू कितना है 0.5, एम कितना है 10, जी कितना है 10, सो इट बिकम्स 0.5 इंटू 10 इंटू 10। कोस 37 क्या होता है 4/5, म्यू कितना है 1/2 और साइन 37 कितना है 3/5। और तो ये 4/5 कितना है 0.8 और ये कितना हो गया बेटा 3/10 मीन्स 0.3। इनको 8 कर दिया सो इट बिकम्स 1.1। तो जो एफ मिनिमम की रिक्वायरमेंट है दैट इज 500/11 न्यूटन।